समय शुरू होता है अब। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए दिग्दर्शक सुनील चौहान। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रशंसा स्वयं द्रोण ने सहाई थी। परंतु आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशक्त, आंखों में अश्रु भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने धनुष को उतरे हुए सांप सा बयाबर। किंतु शक्तिहीन मेरा ये धनुष, जैसे है मेरा मन, अब किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध अपने पिता की निर्मम हत्या का। इस भयानक वन में मैं भूल नहीं पाता कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। ठीक है ना? तुम ऐसे अचानक विश्वास नहीं हो रहा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बिल्कुल इस मंच सा पुराना, धूल सा जमा हो, बिल्कुल सुनना। तुम तब से नीचे बैठे थे। हाँ, आपको परफॉर्म करते देखना चाहता था। क्या देखा? यही ना कि कितना कमजोर हो गया हूं मैं। नहीं, मैंने देखा कि कितना कुछ सीखना बाकी है। आप हर साल यही बताते हैं। मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन ही यहीं पर बिताऊं, लेकिन काम ही इतने करने पड़ते हैं। सुबह सुबह मंदार को स्कूल, मंदार मेरा होता है, सुबह सुबह मंदार को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। वहां से लौट कर आता हूँ तो विजय के लिए खाना बनाता हूँ। घर की साफ सफाई करते तो 12 बज ही जाते हैं। फिर 12 बजे वापस मंदार को स्कूल से लेने जाता हूँ। पूरी दोपहर उसके होमवर्क कराने में बीत जाती। शाम को उसे ट्यूशन छोड़ने और वहां से सीधा यहाँ पर आता। 6 से 8, 2, यानी कि सांस तो 24 घंटे लेता हूँ, लेकिन सीधा सिर्फ 2 घंटे। परसों बाद आपको परफॉर्म करते देखा, लेकिन आज भी मेरा आपसे वही सवाल है कि आप जो भी कैरेक्टर करते हैं उसमें इतनी डेप्थ कहां से लाते हैं? और मेरा जवाब आज भी वही है। मैं जो भी किरदार करता हूं, मैं अपने आप को उससे बहुत ज्यादा रिलेट करता हूं। अश्वत्थामा, मैंने मंच पर अनगिनत किरदार निभाए, लेकिन अश्वत्थामा एक ऐसा किरदार है जिससे मैं अपने आप को रिलेट कर पाता हूं। उसकी पीड़ा, आक्रोश, बेचैनी, और तो और उसे भी धोखा देकर ही परास्त किया गया। आप अभी भी नाराज है ना मुझसे? आखिर कब तक नाराज रहेंगे आप? कब तक? किसका है?
किसका है? लाओ लाओ। विजय। हाँ विजय, हाँ मैंने बिजली का बिल भर दिया है। अरे नल भी रिपेयर करा दिया है। तुम्हें पता है वो प्लम्बर 100 रुपए मांग रहा था, आधे घंटे के तोल मोल के बाद 80 लेने को राजी हुआ है। वो सब छोड़ो, ये बताओ सब्जी कौन सी बनाऊं? भिंडी बन जाएगी। भिंडी, अरे हाँ मुझे याद है, मंदार को ट्यूशन से वापस लेने जाना है। हाँ बाय 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 बाय। आपने ये नाटक अभी भी बहुत संभाल कर रखे। मेरे हिसाब से ये करना ज्यादा बेहतर होगा। इन नाटकों ने मुझे अभी तक संभाल कर रखा है, नहीं तो पता नहीं क्या होगा मेरा। अगला घोड़ा है मदन। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक आधे अधूरे। कुछ याद आया आपको? कैसे भूल सकता हूं वो हमारी पहली मुलाकात। ओ माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी तू चलता चल, तूफानों से तू आगे निकल, रुकना तेरा काम नहीं, झुकना तेरी शान नहीं। ओ माझी रे, ओ माझी रे। अंदर आएगा? अंदर आके पूछ रहा हूं, अंदर आए? नीचे बाहर जाके पूछ लीजिए। अरे वही पे कौन है तुम? बत्रा साहब ने भेजा। कौन बत्रा? अरे आपके पुराने स्टूडेंट। उन्होंने बताया नहीं कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं? बताया तो था। वो कहा है ना, वो हमारा दोस्त लल्लन है ना, उसका जन्मदिन था। वो ही हमने साइड का यूपी का, उसका जन्मदिन था तो हमने तो उसको बोला वो हमारा रिहर्सल था, लेकिन वो बोला रिहर्सल तो रोज रोज होगा, अब दोस्त का जन्मदिन रोज रोज थोड़ी ना होगा, बस इसलिए थोड़ा सा लेट होगा। कहाँ रहते हो? यही लक्ष्मी नगर में रहते हैं, एक पीजी रूम है उसमें 6 लोगों के साथ रहते हैं। कब से हो दिल्ली में? 10 दिन। इससे पहले कभी कोई नाटक किया? हाँ, गांव में एक बार बंदर टोली का हिस्सा बने थे रामलीला में, और एक डायलॉग भी था, बोलो सियापत रामचंद्र की जय। जाहिर है तुम भी सुपरस्टार बनने ही निकले होगे। नाटक करने से क्या मिलेगा? सच बोले तो ये नाटक वाटक तो सब छोटी चीज बा, हमको तो फिल्मों में जाना है। लेकिन वो बत्रा साहब बोले कि नाटक के कलाकार को जल्दी मौका मिलता है फिल्मों में। हाँ, बत्रा साहब एक बात और बोले नाटक से बहुत कुछ सीखने को मिलता। सटिया के मतलब आपको मालूम नहीं, आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ आता है। तुम्हें सब आता है? हाँ, तुम्हें सब आता है? क्या बात? कॉन्ट्रैक्ट देगा पहला ही साइन कर। स्क्रिप्ट है, जैसा तुम वहां बैठकर पढ़ोगे। चलो, और हाँ आवाज बड़ी रखना, ये थिएटर है, तुम्हारा सिनेमा नहीं। चलो नीचे पढ़ो। आधे अधूरे लेखक मोहन राकेश जोड़िएगा। नहीं सलीम था बैठे सा तभी ऐसे आधे अधूरे नाम लिखता बिना सरनेम का राइटर। पर तूने झूठ है। फिर एक बार फिर वही शुरुआत।
शुरुआत 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 स है स। वही तो बोल रहे ना, शुरुआत। अरे तुम सबूत का स बोल रहे हो, मुझे शिरोमणि का स सुनना है। शिरोमणि का सा ना? शिरोमणि नहीं शिरोमणि, और शुरुआत नहीं शुरुआत। शुरुआत शुरुआत स है स। अरे आप जो सब बोलते हैं हमारी जबान पर ही नहीं आवाज। अरे तुम्हें तो सब आता है ना। आगे बढ़ो, पढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या आशा। इट इज नॉट आशा, इट इज आशा। सा दोबारा वही गलती कर रहे हो तुम। सा आशा। सा नहीं सा सा। सा और सा में फर्क पता नहीं, और चला मुरारी हीरो बन गए। आगे बढ़ो। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या आशा कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। हूँ नहीं हूँ। हा के ऊपर बिंदी है, ध्यान से देखो। हूँ इधर नाक नेजल, नेजल का प्रयोग करो। हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या आशा कर रहे हैं। जोर से लगा। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे बेस बेस मंद सप्तक। तू कौन है? मजाक कर रहे हो? तुम्हें तो सब आता है ना? आता है कि नहीं? हमका नहीं आवत। क्या? जरा जोर से बोलना, सुनाई नहीं दिया इन लोगों को। हमका नहीं आवत, हमका कजू नहीं आवत है। माफ करना, तुम्हें नीचा दिखाने का इरादा नहीं था मेरा। मैं तो तुम्हें बस ये बताने की कोशिश कर रहा था, यदि घमंड के चश्मे को नहीं उतारा तो दुनिया यूं ही भ्रम में दिखाई देगी। समझ गए? चलो रखो, वहीं पे रखो। वहां से यहां तक चल रहा। ये क्या था? एक बार फिर से। चलो चलो चलो। ये क्या है? ये कोई चलने का तरीका है? देखो, थिएटर में तुम्हारी चाल तुम्हारे किरदार के अनुरूप होनी चाहिए। अगर किरदार अलग है तो चाल भी अलग हो। और जिस दिशा में आगे बढ़ना है उस दिशा का कदम पहले आ गया। यदि हम बाईं दिशा में बढ़ रहे हैं तो बायां कदम, यदि हम दाईं दिशा में बढ़ रहे हैं तो दाएं। मेरी तरह एकदम सिंपल चलने की कोशिश करो। मैं दाईं दिशा में बढ़ रहा हूं तो मेरा दायां कदम पहले आ गया है। ठीक है? और हाँ, एक बात तो भूल गया, थिएटर में आई कांटेक्ट रखना बहुत जरूरी है। एकदम नीचे या फिर एकदम ऊपर, इस तरीके से नहीं, आंखों में आंखें डालना सीखो। और अगर तुम्हारा कोई डायलॉग ऑडियंस की तरफ है तो ऑडियंस की तरफ अपना फेस करो और अपने कद के बराबर अपना आई कांटेक्ट रखो। समझ गए? चलो। स का उच्चारण करते वक्त मुंह से हवा निकलनी चाहिए। अपनी जीभ को एक सीप की तरह बनाओ और अपने होठों को भी वही आकार दो और अपनी जीभ को घुमाते हुए नीचे वाले दांत के तालू पर मारो। स आकार दो सीप की तरह। स फिर से श बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। अब इसी को अपने पूरे वाक्य के साथ बोलो। फिर एक बार, फिर वही शुरुआत। बहुत अच्छे, वेरी गुड, यही चाहिए। एक बार फिर से। फिर एक बार, फिर वही शुरुआत। बहुत अच्छे, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है? चलो। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। ये क्या? देखो, माना कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम्हारी आवाज आखिरी रो तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये जो पहली रो में लोग वहां भाव बैठे हैं, उनके कान के पर्दे फट जाएंगे इस तरीके से चिल्लाओगे। देखो, अभिनय में दो चीजें बहुत जरूरी है, एक वॉइस वेरिएशन, दूसरा वॉइस मॉड्यूलेशन। वेरिएशन का मतलब उतार चढ़ाव, कहां पर जोर देना है, कहां पर नहीं देना है, क्यों देना। मॉड्यूलेशन का मतलब बदलाव। वेरिएशन का एक एग्जांपल, तुमने रश्मि गति पढ़ी है? नहीं। बैठो, वहां पर बैठो।
रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक महाकाव्य लिखा है लक्ष्मी रथी। उसका तृतीय सर्ग बहुत ही चर्चित है, कृष्ण की चेतावनी। उसे मैं पढ़कर सुना रहा हूं और तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि कहां पर जोर दिया, कहां पर नहीं दिया और क्यों दिया। वो कुछ इस तरीके से कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा बिटो को चूम चूम धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए। सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखने आगे क्या। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा। संदेशा क्या? तो न्याय अगर तो बाधा दो, यदि इसमें कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती का, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी तो उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, सिंह समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्यता बने चला। जब नाश होने बरसाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिक्कत जोड़े, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, आघात दुर्योधन बाण मुझे, आघात दुर्योधन बाण मुझे। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, समझ में आया? आ जाएगा। दूसरी चीज है मॉड्यूलेशन, आवाज में बदलाव। जैसे मैंने पहले कहा, किरदार अलग, चाल अलग, तो आवाज अलग। जरूरी नहीं हर बात हमेशा इस तरीके से नहीं हो सकती कि मैं एफर्ट डाल के कोई नया कैरेक्टर बनाऊं, लेकिन कई बार हम बनाते हैं। जैसे तुम्हारा डायलॉग क्या है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अगर मैं इसको गुस्से के साथ बोलूंगा, भाव देकर बोलूंगा, तो मेरी बॉडी, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन और मेरी आवाज, तीनों में वो गुस्सा दिखना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अब इसको मजाक के लहजे में बोलो, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। डर के कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और याद रखना, थिएटर गलेगा नहीं, पेट का इस्तेमाल। लंबी सांस अपने पेट में भरो और सांस को छोड़ते वक्त डायलॉग बोलो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? खड़े होकर। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल इसी तरीके से। एक बार फिर से। कहाँ जा रहे हो? बहुत अच्छा है, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, चल। गुरुजी, आज अगर हम इतना कुछ सीख गए तो सब आपकी वजह से। इसमें मेरा कुछ नहीं है भाई, इसका सारा श्रेय तुम्हारी लगन और तुम्हारी मेहनत को जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, फिर भी कल शाम को आते वक्त आषाढ़ के एक दिन की स्क्रिप्ट लेके आओ, उसमें तुम्हें कालिदास का किरदार है। अरे गुरुजी, इतना मुश्किल क्या? हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। यही बातें तो तुम्हें औरों से जुदा कर। इतना सब कुछ सीख जाने के बाद भी तुम घमंडी नहीं, बल्कि अब भी अपने आप को नौसिखिया देते हो। देखो, उस किरदार के साथ तुम न्याय कर पाओगे, इसलिए मैं वो किरदार तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है? और हाँ, बरखुरदार, यही रवैया जारी रखना, क्योंकि ज्ञान एक विशाल समंदर की तरह है, इसमें उत्सुक होकर रोज गोते लगाओगे तो एक नया मोती रोज मिलेगा। और यदि समंदर के किनारे बैठे रहे तो रेत और पत्थर ही नसीब होंगे। लेकिन आज भी मेरा आपसे एक ही सवाल, मेरा रवैया, मेरा हुलिया, मेरा लहजा सब एक जानवर से बदतर था, फिर भी आपने मुझे अपने ग्रुप में शामिल किया, क्यों? तुम्हारी ये चीज मुझे बहुत पसंद आई, तुम्हारी ईमानदारी। रिहर्सल का वो पहला दिन था और तुम्हें पता था कि मैं वक्त का कितना पाबंद हूं।
फिर भी तुमने देरी से आने का कोई बहाना नहीं दिया। कोई दूसरा होता तो पहला इंप्रेशन अच्छा बढ़े इस वजह से कोई ना कोई बहाना जरूर देता, लेकिन तुमने एक पल में बिना परख छपाए सब कुछ सच है। ईमानदारी और साहस। कलाकार यदि इमारत है तो ईमानदारी और साहस उस इमारत के दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके न होने पर इमारत तिनकों में बिखर जाती है। आप मेरी फिल्में देखते हैं? आप अभी भी नाराज है ना मुझसे? कब तक नाराज रहेंगे आप? कब तक? हर तरीके रोज छाता लेकर आता हूं तो बारिश की बूंद नहीं दिखाई देती। आज छाता लाना भूल गया तो जैसे बाढ़ आने को। मौसम और इंसान यदि बताकर बदलते तो कितना सरल हो जाते सब। मुझे नहीं लगता जो मैंने किया था वो गलत था। तुम जब भी झूठ बोलते हो तो बिल्कुल इसी तरीके से अपनी नाक को सहलाते हो। हाँ। नहीं, मैं सच कह रहा हूं। I don't regret my decision at all. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अभी भी नाराज है ना मुझसे? ऐसा कुछ नहीं। आप जब भी झूठ बोलते थे इसी तरह से अपनी दाढ़ी कुचलाते थे। यानी कि हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, अंधेरे में ढकेल रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन आज जानकर ही रहूंगा कि मैं सच क्या है, और जब तक मैं सच नहीं जान लेता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही आपको कहीं जाने दूंगा। सुना आपने? मैं आपको नहीं जाने दूंगा पापा। इट्स माय बर्थडे टुडे। तुम समझने की कोशिश करो, वो सारे कलाकार नए हैं और जो कालिदास का किरदार कर रहा है वो तो बिल्कुल नया है। अगले महीने शो है और शो पर काफी सारी पॉलिशिंग करवाना बाकी है बेटा। जितने उत्साह से आप अपने नाटकों को पॉलिश करते हैं, काश उतने उत्साह से आप अपने रिश्तों को पॉलिश कर पाते पापा। बेटा तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये सिर्फ एक दिन के लिए ये डायरेक्टर का लिबास उतारकर पिता का लिबास नहीं पहन सकते। हमारी माँ ने भी एक बार मुझसे ऐसे ही जिद की। वो हमारी शादी की पहली सालगिरह, उसकी जिद की वजह से मैं रिहर्सल पर नहीं गया। हम लोग होटल अपने दोस्तों को बुलवाया और खूब धूमधाम से सेलिब्रेशन किया। और सेलिब्रेशन के दौरान मुझे पता चला कि हमारे गुरुजी के बेटे और बहू की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बावजूद गुरुजी रिहर्सल पर मौजूद थे। कि एक इंसान जिसकी पूरी की पूरी दुनिया उजड़ गई, उसके बावजूद वो रिहर्सल पर मौजूद था और मैं अपनी शादी की सालगिरह की वजह से रिहर्सल पर। उस दिन मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मैं अपनी निजी जिंदगी का साया तक नहीं पड़ने दूंगा थिएटर पर। पापा आपकी निजी जिंदगी का साया तक नहीं पड़ता थिएटर पर, और थिएटर का साया आपकी निजी जिंदगी में पड़ता है, उसका क्या? अब तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? अगर मैं लापरवाह हो गया तो उन पर गलत असर नहीं पड़ेगा, उन पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही वो आने वाली पीढ़ी को समझाएंगे और वो अपने आने वाली पीढ़ी को यही समझाएगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा ना तो थिएटर का भविष्य कभी भी सुनहरा नहीं रह पाएगा। आपको अपने थिएटर के भविष्य की परवाह है, मगर बेटे की वर्तमान की कुछ नहीं पड़ी आपको। अंग्रेजी में एक कहावत है बेटा, What cannot be cured must be endured। मेरा इंतजार मत करो, मुझे आने में देरी होगी, सो लो। अंग्रेजी में एक और कहावत है पापा, बेटे लेट करना मत, लौट आइए पापा, पापा लौट आइए। लौट आइए जनाब, लौट आइए।
दरवाजा खटखटाना बेकार है। मुझे मालूम था कि आप मेरा सवाल टालेंगे जरूर, इसीलिए मैंने पहले ही अपने बॉडीगार्ड को बोल दिया था कि जैसे ही नट सम्राट महोदय मंच पर प्रवेश करें तो गेट का दरवाजा बाहर से लॉक कर दे और तब तक ना खोले जब तक मैं अंदर खिड़की से इशारा न करूं। जाहिर है मैं तब तक इशारा नहीं करूंगा जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। देखो, तुम मुझे इस तरीके से कैद नहीं कर सकते। ये कैसा पागलपन है? तुम तुम्हारा दरवाजा खुलवाओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, दरवाजा खुलवाओ। 2 मिनट में दिमाग फटने लगा ना आपका? 10 साल से कैद हूं मैं। इस सवाल ने जंजीर बनकर जकड़ रखा है मुझे कि आखिर कौन सा गुनाह कर दिया जो आप मुझसे अब तक छुपाए। देखा जाए तो हम दोनों ही कैद हैं। आपकी कैद जिस्मानी है और मेरी कैद दिमागी। लेकिन ये दिमागी कैद बहुत खतरनाक होती है। जिस्मानी कैद में तो आपको एक खाल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, लेकिन दिमागी कैद में पूरी दुनिया आपके लिए खाल कोठरी हो जाती है, कहीं सुकून नहीं मिलता। तंग आ चुका हूं मैं इस कैद से। आप मुझे रिहा कर दीजिए, मैं आपको रिहा कर। तुम्हें पता है मंदार का ट्यूशन कहां पर है? लक्ष्मी नगर में इसको मीनार के पीछे 4 महले की पुरानी सी झुकी हुई इमारत, उसके 4थे महले पर मंदार का ट्यूशन। पहले तो मैं मंदार की उंगली थाम कर 4 महले आसानी से चढ़ जाया करता, लेकिन बाद में मेरे भूख ने जवाब दे दिया। लेकिन मैं अपनी मुस्कान जो की तो रखता था तक मंदार को गिट्टी पी लो, लेकिन मंदार सब कुछ ढक लेता, क्योंकि जो नजर सुनाई और दिखाई नहीं देती वो सामने वाले को गहराई से स्पर्श कर जाती है। मंदार को भी कर गई। कुछ दिनों के बाद मंदार ने मुझे 4 महले चढ़ने से साफ रोक दिया। वो अकेला ट्यूशन टीचर के पास जाता है और उसकी बालकनी से मुझे गुड बाय कहता है। काइंड ऑफ कंफर्मेशन दैट आई हैव बीन सेफली। और तब तक पता है मैं क्या करता हूं? मैं उन सीढ़ियों को देखता रहता हूं, एक टक लगातार टकटकी बातें। सोचता हूं कि जो लोग इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सीढ़ियां क्या हैं? सिर्फ एक निर्जीव ढांचा जिस पर लोग पैर रोक कर चले जाते हैं और एक बार मंजिल मिल जाए तो उन सीढ़ियों को देखते तक नहीं। नो इमोशनल कनेक्शन एट ऑल, नो। बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो लोग इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं वो राजी खुशी नहीं करते। नहीं, राजी खुशी नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मंजिल पर पहुंचने का दूसरा कोई जरिया ही नहीं। और इतना सब कुछ सोचने के बाद मेरे दिमाग में पहली तस्वीर तुम्हारी आती है, तुम्हारी, क्योंकि तुमने भी थिएटर को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। राजी खुशी नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास और कोई दूसरा जरिया था ही नहीं मंजिल पर पहुंचने। हाँ, थिएटर तुम्हारे लिए सिर्फ एक सीढ़ी थी जिस पर पैर रखते वक्त उसकी पवित्रता या भावनाओं का सहज में ख्याल नहीं। ख्याल में होता है तो सिर्फ वो रास्ता, वो मंजिल, और एक बार अगर मंजिल मिल जाए तो उन सीढ़ियों से मुंह मोड़ लिया जाता है। मुंह मोड़ लिया दारा शिको ने हमसे। कहा था ना मैंने कि वो काफिर है। क्या हो रहा है? हाँ? वापस। Feel the character. डायलॉग कोहेशन मोमेंट किसी का ठिकाना नहीं। ध्यान का तुम्हारा?
क्या मैं थिएटर छोड़ना चाहता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? थिएटर छोड़ना चाहता हूँ। थिएटर पर बगीचा नहीं है कि जमन किया आ गए जमन उबिया निकल गए। थिएटर की तुलना फौजी समुदाय से की जाती है, क्योंकि थिएटर मानता है संपूर्ण आत्मसमर्पण, निस्वार्थता, बलिदान, जैसे दाम मैंने तुम्हें पहले दिन समझाया। मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। आप मुझ पर ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ऐसी भाषा का प्रयोग करो, जरूर किसी ने भड़काया तुम्हें। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो कोई मुझ पर चाबी भरे और मैं नाचूं। तो एक दिन में काया पलट कैसे हो सकता? कब तक तो सब सही था। तो कौन से आसमान टूट पड़ेगा आप पर अगर आपका एक मजदूर कम हो जाएगा तो? मजदूरी तो है आपकी। मैं दुकान का बोझ उठाते हैं। अरे इतना सोच सकते कोई किसी मजदूर का भी नहीं करता जितना आप हमारा करते हैं। ऐसे उछल बात कर रहे हो तुम। मैंने कितनी बार मना किया है, साथी के सामने मत बैठा करो, उसके सर्कल पर मत बैठा करो। क्यों जाते हो? ये बातें आपको उलझन तो लगेंगी ना, क्योंकि आपके कानों को चापलूसी सुनने की आदत है। गुरुजी आप महान हैं, आप परम ज्ञानी हैं, महान मैं छोड़। मैं तुम्हारी नजर से बात जरूर किसी ने भड़काया तुम। ऐसे बेहुदा ख्याल तुम्हारे हो ही नहीं सकते। मैं भरोसा ना आपको कि मैं आत्मनिर्भर हो ही नहीं सकता। मेरे अपने निजी ख्याल हो ही नहीं सकते। बस तानाशाही करनी है आपको। नियमों की गंध इतनी फैला रखी है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। भाई नाटक देखो जिसका सुझाव मैं करूं, भाई संगीत सुनो जिसका सुझाव मैं करूं, भाई लिटरेचर पढ़ो जिसका सुझाव मैं करूं। फिल्मों का नाम मैंने तक मना है मेरे सामने, और आपकी वो रिडिकुलस एक्सपेक्टेशंस। बॉलीवुड और टेलीविजन से जबरदस्ती नफरत करो। रिहर्सल के बाद घंटों तक किसी फिल्म एक्टर की खिल्ली उड़ाओ और किसी नाटक के महारथी की गाथा गाओ। कठपुतली है हम आपकी। अगर आपके कहे सारे पर न नाचे तो आप हमारी डोर काटकर किसी और दिशा में फेंक देंगे। मुझे पता है कि कभी कभी मेरा रवैया तुम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। पर बात कहूं, मुझे भी ऐसा ही कि तुम लोगों को यूं बांध करना खुला, लेकिन मैं कैसे खुला छोड़ दूं? कैसे? मैंने अपने जीवन का बहुत सारा समय यूं ही गलतियां करने और उनको सुधारने में लगा दिया। तो हमें भी गलतियां करने दीजिए ना, हमें भी पता चलने दीजिए कि वो गलतियां हैं। सही गलत अच्छा बुरा हमें अपने अनुभव से सीखने दीजिए। चलिए आपकी बात करते हैं। आप घर से पैसे चुराकर दिल्ली आए, कोकेन और दारू में 5 साल बर्बाद किए, शादीशुदा होने के बाद भी आपने दूसरी शादी की। इतना कुछ सब कुछ होने के बाद आपने कहीं जाकर फकीरी अपनाई, लेकिन हमको गलती करने की इजाजत नहीं है। नहीं सह सकता मैं और नहीं 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 नहीं। आपको क्या लगता है? आप कहेंगे कि मैंने एक सीडी थिएटर का सीडी की तरह इस्तेमाल किया और मैं भाग कर चला जाऊंगा। नहीं, मुझे मालूम है कि आपकी नाराजगी की वजह कुछ और ही है। और मुझे भी पूरा यकीन है कि उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा था वो किसी के दबाव में आकर कहा, वो तुम्हारे अपने निजी ख्यालात नहीं थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने उस दिन जो कुछ भी कहा था वो किसी के दबाव में आकर कहा था तो आप बिल्कुल सही है। हाँ, आपसे नाता तोड़ने के लिए वाकई मुझे उकसाया गया था। किसने उकसाया था तुम्हें? बताओ मुझे। मुझसे नाता तोड़ने के लिए किसने उकसाया था तुम्हें? आपके सवाल का जवाब मेरे पास है और मेरे सवाल का जवाब आपके पास। और तुम तब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे जब तक कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब ना दे दूं। जी। जो तू मेरी ढोपली बचाए तो मैं तेरा राग हला दूंगा। You will scratch my back and I will scratch yours. So it's more sophisticated. आप हंस क्यों रहे? नहीं नहीं नहीं, दरअसल मैं ये सोचकर हंस रहा था कि जिसके मुंह में हमेशा चौरसिया छाप बीड़ी और लवली डार्लिंग गुटका हुआ करता था, वो आज मुझसे सोफिस्टिकेशन की बात नहीं कर रहा। हुआ करता था हुआ करता था, हाँ? हुआ करता था। यानी ये आप क्या कर रहे हैं? बंदर कितना भी सयाना हो जा बेटा, गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। नहीं, वो
एक्चुअली क्या है ना, वो मैं अपनी अगली फिल्म में गॉडी का कैरेक्टर कर रहा हूँ, तो मेथड एक्टिंग। खूनी का किरदार मिलता तो खून कर देते। मेथड एक्टिंग। अरे तुम्हारे बॉलीवुड में जिसे स्टैनिस्लैवस्की का पूरा नाम तक नहीं पता है, वो भी मेथड एक्टिंग करने का दावा ही करते हैं। हाँ शाबाश, आप हुए तुम सच्चे बॉलीवुड सुपरस्टार। हाँ इतने साल बाद भी बॉलीवुड को लेकर आपकी राय नहीं बदली। मेरी राय तुम्हें लेकर बहुत ही मजबूत हो गई। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि थोड़ी ही सही, लेकिन इंडस्ट्री में तरक्की नहीं की। थोड़ी थोड़ी क्यों भाई, बहुत तरक्की की है इनकी इंडस्ट्री। तो पहले सिर्फ स्टोरी बाहर से उठाते थे, अब स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटर, एक्टर, पोस्टर, म्यूजिक, कंपोजिशन सभी बाहर से उठाते हैं। अरे अगर ऐसी ही फिल्में बनाते रहे ना, तो एक दिन ऑडियंस भी बाहर से ही मंगानी पड़ेगी। आज जो हिंदुस्तानी ऑडियंस को मेडियोक्रिटी की आदत पड़ी है ना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। ताली एक हाथ से नहीं बजती है। इसमें जितना कसूर हमारा है उतना ही कहीं, बल्कि उससे ज्यादा दर्शकों का है। हम ऐसी मसाला फिल्में बनाते हैं क्योंकि पूरे देखने आते हैं। अगर वो ऐसी मसाला फिल्में देखना बंद कर दे तो हमको झक मार के अच्छी फिल्में बनानी पड़ेगी। झक मार के अच्छी फिल्में। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक ऑडियंस की जिम्मेदारी एक कलाकार से बढ़कर है। किसी देश की कला का स्तर उसकी ऑडियंस पर निर्भर करता है, उसके कलाकार पर नहीं। We love movies which tickle our funny bone, but what about movies which tickle our intellect? उसका भी जिम्मेदार तुम्हारा बॉलीवुड भी है भाई। सोचो मैं तुम्हें 100 साल तक कचरा खिलाऊं और एक दिन अचानक साफ सुथरी चीज खाने को दे दूं, ऑब्वियसली तुम साफ सुथरी चीजें ठुकरा कर कचरा ही चबाओगे। हाँ मानूंगा। यही होता रहेगा। इंडस्ट्री कहेगी कि भाई ऑडियंस को ये चाहिए तो हम क्या करें, और ऑडियंस कहेगी कि इंडस्ट्री हमको ये देगी तो हम क्या करें। दोनों इसी तरह एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहेंगे और हम एक्टर शिकायत करने के बजाय यूं छाती पीट के अफसोस मनाते रहेंगे। यही कहना चाह रहे हो तुम? शिकायत से याद आया, आपको मुझसे क्या शिकायत, आप बताएंगे कि टॉपिक चेंज करना कोई आपसे सीखे। पहले तुम मुझे बता, मुझसे नाता तोड़ने के लिए तुम्हें किसने उकसाया? फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। बहस करके वक्त बर्बाद करने की एक और कोशिश, लेकिन मैं इस बार बहस नहीं करूंगा। आप जानना चाहते हैं ना कि उस दिन मुझे किसने उकसाया? ये तुम क्या कह रहे हो मुझे? वो मेरे गुरु जी है, मैंने जो कुछ सीखा उनसे सीखा। तुम बोल रहे हो कि मेरे को धोखा देखो। कैसा धोखा? तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया क्या उनके साथ? क्या गुलामी करते हो उनकी? कलाकार की नजरों से नहीं, लेकिन इंसान की नजरों से देखो। अरे होंगे वो बहुत बड़े दिग्दर्शक। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे साथ बहुत घटिया सलूक करते हो। घटिया सलूक करते तो बेटा दुखी नहीं होता, पर वो आदमी सलूक ही नहीं करता मेरे साथ। आपके अस्तित्व का कोई अपमान करे ना तो आप सह सकते हैं, अगर कोई नजरअंदाज करे तो सहना मुश्किल हो जाता है। और उस आदमी ने हमेशा से मुझे अनदेखा किया है। और किसके लिए? ये थिएटर के लिए। मगर तुम मुझे एक अच्छे इंसान बना सकते हो। देखो कैसे, तुम ये थिएटर छोड़ दो। नहीं, अगर आप ये थिएटर छोड़ दोगे ना तो शायद उन्हें सदमा लगे, वो भी छोड़ दें। देखो देख भाई, मेरे लिए यार प्लीज यार, वरना मैं मर जाऊंगा यार। ठीक है, आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। अब आप मेरे सवाल का जवाब। अरे तुम सोए नहीं अभी तक? हाँ पापा, नींद ही नहीं आई। सोचिए ना, मेरा खेल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में से। बेटा मैं ये कहना चाह रहा था कि अब कॉलेज पूना में है तो क्या हुआ पापा, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा ना। बेटा मैं तो पता है पापा, सबसे
सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पैसों की थी, जिसका आपने समाधान कर ही दिया। आप तो बस बेटा, मैं- क्या हुआ पापा? कोई प्रॉब्लम है? बेटा वो हमारे एडमिशन के पैसे मैंने किसी को दे दिए। किसी को दे दी? हाँ बेटा, पापा ये मेरी जिंदगी का सवाल है। वहां पर भी किसी की जिंदगी का सवाल था बेटा। किसको दिए आपने पैसे? बताइए, किसको दिए आपने पैसे? किसको दिए आपने पैसे? बताइए किसको दिया? गांव में तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी और इधर बेटी के कॉलेज की एडमिशन की डेट निकली जा रही है। वो पैसे मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे पिताजी को दे दिए और उनसे ये वादा लिया कि वो ये बात तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। मैंने तुम्हारी मदद की, उसके बावजूद तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, इसलिए नाराज था। मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझसे नाता तोड़ने के लिए तुम्हें मेरे बेटे ने उकसाया है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था बेटा। आपने मेरे लिए अपने बच्चे का सपना कुर्बान कर दिया, मेरे लिए। उसके बाद तुम दिल्ली छोड़कर मुंबई चले गए। तुमने सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे फिल्मों में, और देखते ही देखते तुम बॉलीवुड सुपरस्टार बन गए। तुम्हारी इस कामयाबी से मेरे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिली और एक एक करके वो भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। मेरा साथ छोड़कर चले गए। I'm sorry। नहीं बेटा नहीं, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद तुम्हें बताए बिना वो पैसे तुम्हें दे देता तो तुम अपने पिताजी के पास अपने गांव भेज देते, तुम्हारे सर से परेशानी हट जाती और तुम अपना सारा फोकस थिएटर पर कर पाते और थिएटर को एक और सेवक नहीं गंवाना पड़ता। लेकिन जब मैंने तुम्हारी मदद की उस समय मेरे जहन में तुम्हारा ख्याल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ थिएटर का ख्याल था। स्वार्थी था, आज मैं, तुम और विजय अगर इस परिस्थिति में है तो उसका जिम्मेदार मेरा स्वार्थ। विजय को समय देता तो ये नौबत नहीं आती, उसके सपनों की बलि नहीं चाहता तो ये नौबत नहीं आती। स्वार्थी था मैं। क्यों हम कलाकार इतने स्वार्थी होते हैं? क्यों हम ये भूल जाते हैं कि अपने परिवार को खुश रखना भी तो एक कला ही है। मुझे माफ कर देना विजय, मुझे माफ कर देना। आप चाहते हुए आप एक सच्चे दिग्दर्शक। तुमने पूछा था ना कि मैं तुम्हारी फिल्में देखता हूँ या नहीं? प्राउड ऑफ यू माय सन। और आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम एक सच्चे बॉलीवुड सुपरस्टार हो। पूछो क्यों?
क्योंकि तुमने इस हॉल को जेल बनाने की हरकत जो की है, आज इससे मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम एक बॉलीवुड सुपरस्टार हो। अरे जेल और सुपरस्टार का नाता तो अटूट है ना। चलो दरवाजा खुलाओ, चलो दरवाजा खुलाओ। आगे ट्यूशन में भी वक्त है, तब तक क्या करें? क्या करें? नाटक। हाँ, पढ़ो नाटक पढ़ो। हाँ, और सुनो, आवाज बड़ी रखना। ये थिएटर है, तुम्हारा सिनेमा नहीं है। पढ़ो पढ़ो। और हाँ, तुम्हारा किरदार गांव से आया हुआ एक ऐसा लड़का है जो ठीक से बोल नहीं पाता और ख्वाब देखता है सुपरस्टार बनने के। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। लेखक मोहन राकेश। हाँ, एक ही है, दोनों एक ही है। आधे अधूरे। आधे 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 आधे। फिर एक बार, फिर वही शुरुआत। कर दी ना गड़बड़। मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारा किरदार गांव से आया हुआ ऐसा लड़का है जो ठीक से बोल नहीं पाता। अब जब वो ठीक से बोल नहीं पाता तो उसे स और श में फर्क कैसे मालूम पड़ गया? पढ़ो 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 पढ़ो। फिर एक बार, फिर वही शुरुआत। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। दो कलाकारों ने पूरे मंच को घेर लिया। हम सबके मन में अश्कों का डेरा है। वक्त लौटेगा यकीन है मुझे मौला, आज तो दर्द है, दर्द का बसेरा है, मुझसे कुछ। LSR की फॉर्मर प्रिंसिपल हैं, पद्मश्री हैं, बहुत रिस्पेक्ट है मैम की, हमारे लिए गुरु हैं। मैम प्लीज आइए। मैम विजय गोयल जी प्लीज आइए। एंड हमारे बीच में विजय गोयल जी हैं। विजय गोयल जी के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं उन्हें बहुत कम समय से जानती हूँ। सर हमारे देश की बहुत बड़ी शुगर मिल्स के ओनर हैं और बहुत लो प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं। और आप सब आर्टिस्ट हैं, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहूँगी। आप सबके लिए सर ने बहुत साइलेंस में कंट्रीब्यूशन भेजा ताकि ये फंक्शन बहुत अच्छे से हो सके। बिल्कुल मना किया। दिग्दर्शक के बाद सभी कलाकारों के भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया जल्दी से मंच पर आ जाएं। दिग्दर्शक से जुड़े सभी कलाकार। दिग्दर्शक के डायरेक्टर हुआ था, उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके बाद लास्ट प्ले जो अभी खत्म हुआ है उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करा रहे हैं और उसके बाद हमारे ज्यूरीज फाइनल अवार्ड्स। दिग्दर्शक के डायरेक्टर सुनील चौहान के लिए जोरदार तालियां ड्रामा थिएटर ग्रुप से हैं, जो इतना शानदार ड्रामा को लेकर आए और हर बार इस मंच पर आकर वो कुछ ना कुछ उपलब्धि लेकर जाते हैं। और इस बार भी हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं, मनोकामना करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी झोली इस बार भी किसी नाम से खाली ना जाए। जोरदार तालियों से कलाकार को हौसला अफजाई करेंगे। आसान नहीं होता है किसी कलाकार के लिए संघर्ष, परिश्रम और मेहनत के बाद आना। हालांकि दिग्दर्शक का जो मुख्य अदाकार गौरव जी थे, अभी डेंगू से उठकर हाल ही में अस्पताल से आए हैं ताकि आप सब लोग का मनोरंजन कर सके, दिल को जीत सके। थैंक यू सो मच। एक बार तो ऐसा लग रहा था शायद हम लोग यहाँ नाटक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है हमारा फेस्टिवल चल रहा है और हमारे लीड एक्टर के फादर एक्सपायर हुए 4-5 दिन पहले, तो अचानक से एक्टर बदलना पड़ा हमें और गोलो एडमिट था, कल ही निकल के आया।
तो हिम्मत नहीं हो रही थी, प्यार था कि गौरव टाइम पे ठीक हुआ, उसे इंजेक्शन दे के आए। और जब मैं पहला डायलॉग ले रहा था तभी मुझे लग रहा था कि अभी ठीक नहीं है, और इसीलिए तुरंत बैठ गया था। चाहे तो गौरव तो बैठ सकता है। एक बार गौरव के लिए जोरदार था, क्योंकि इसने बोला था कि शायद नाटक नहीं कर पाएंगे, तो बस मेरा एक बार था, बेटा इज्जत दाव पे लगी है, हम लोग वहाँ फेस्टिवल में काफी समय से कर रहे हैं। तो चौहान साहब की इज्जत के लिए जोरदार तालियां कि गौरव ने इज्जत बचा ली। और हमारा खुद का फेस्टिवल चल रहा है, तो मैं बिजी था नए एक्टर पे जितना भी काम किया, आशीष भाई और बाकी टीम ने मिलकर किया। एक बार पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। म्यूजिक पे था नमन, लाइटिंग पे हैरी कश्यप, बैक स्टेज कनिष्का जोशी, इस पूरे नाटक को मेरे बाद संभाला आशीष भाई ने, जोरदार तालियां। डायरेक्टर के किरदार में गौरव राय, आशीष, गौरव राय, राहुल बेटे के किरदार में, सतीश कुमार एक्टर के किरदार में, हैरी कश्यप लाइटिंग, कनिष्का बैक स्टेज, अंजलि मेकअप एंड कॉस्ट्यूम, अंजलि त्रिपुरा। थैंक यू सो मच। और मैं जैसा भी टूटा फूटा कोशिश थी आपके सामने था, आपकी थैंक यू सो मच आपका प्यार देना। और हम लोग इसलिए जल्दबाजी कर रहे हैं कि मैम को पता हमारा खुद का फेस्टिवल चल रहा है जो 9 बजे वाइंड अप होना है, और मेरी टीम यहाँ पे है, तो हम लोग जल्दी भागने के मूड में, इसलिए जल्दी सॉरी मैम, अगर हम जल्दी चले जाएँ तो। थैंक यू सुनील जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। दिल की दिल में रहने दो, लब को अब चुप रहने दो। आप भी आइए। रोगे जब सच जानोगे, जो कहते हैं उन्हें कहने दो, जो कहते हैं उन्हें कहने दो। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं YouTube चैनल सांची बात। सांची बात के सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन करते हुए मैं आपको ले चलता हूं जो आज कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के द्वारा जो 8वां थिएटर फेस्टिवल चल रहा था, उसमें जो आखिरी नाटक था दिग्दर्शक, उसके जो डायरेक्टर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम जानते हैं उनसे इस नाटक के बारे में। मिस्टर सुनील चौहान जो इस प्ले के डायरेक्टर थे, सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है जी आपका। नमस्कार। और सर प्ले के बारे में बताइए, बहुत अच्छा प्ले था, हमने देखा है, लेकिन आप अपने मुंह से जो है हमारे सर प्ले बेसिकली ना, ये प्ले हर थिएटर आर्टिस्ट की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और एक एक्टर और डायरेक्टर के रिश्ते को दिखाया गया है। और थिएटर एक्टर आता है, डायरेक्टर के पास काम करता है और फिल्मों में चला जाता है, तो जो दुख है, पीड़ा है, वो दिखाई गई है। दूसरा, एक एक्टर और डायरेक्टर के बीच जो छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो दिखाई गई है। अब इतने साल बाद वो जब मिले और बात की तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई, वो गलतफहमी दूर हुई। तो मतलब इनडायरेक्ट हम ये भी बोल रहे हैं कि आप कभी भी आपके एक्टर से कुछ गड़बड़ होती है, आप डायरेक्टर उनमें तालमेल बिगड़ता है, बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बात करने में उन्होंने बहुत टाइम लगाया। एक चीज़ थी। दूसरा वही कि एक एक्टर मेहनत करता है, आता है और सीडी की तरह इस्तेमाल करके थिएटर को चला जाता है बॉलीवुड, कोई भी रंगमंच के प्रति समर्पित नहीं है, तो वो पीड़ा दिखाई गई है। बस सर यही ये नाटक है, छोटा सा सहारा इस नाटक का। और इसको लिखा है मेरे बहुत अच्छे दोस्त प्रियम जानी ने, जो कि बड़ौदा गुजरात के रहने वाले हैं। आपके ग्रुप का नाम क्या है सर? ड्रामाटर्जी थिएटर ग्रुप, ड्रामाटर्जी थिएटर ग्रुप नाम है। जो नए कलाकार हैं जो थिएटर से जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये चाहूँगा कि मतलब थिएटर को हल्के में मत लो, फिल्मों का मीडियम मत बनाओ, बहुत सीरियस आर्ट है, पूरे नाटक में बताया गया ये। तो आओ तो फिर इस चीज़ को सोच के आओ कि मेहनत है और लगन से काम करो, है ना। टाइम पास की चीज़ नहीं है थिएटर। आप अच्छे से काम करोगे तो थिएटर आपको कुछ ना कुछ देगा। इस थिएटर फेस्टिवल के साथ आप जुड़े, यहाँ आपका प्ले हुआ, तो जो इस कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम तीसरी बार यहाँ नाटक कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2018 में परफॉर्म किया, फिर लास्ट ईयर परफॉर्म किया और इस बार परफॉर्म किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जैसे ये फेस्टिवल होता है हम अप्लाई करते हैं, हर बार लगातार हमें सेलेक्ट भी किया जा रहा है और अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हम अवार्ड कैटेगरी में नहीं आए हों। लगातार हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं कि आप यहाँ भी अवार्ड जीतें। और जैसा कि आपने बताया कि आपका खुद का भी कहीं फेस्टिवल चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा। हमारा खुद का फेस्टिवल चल रहा है नोएडा में, नोएडा रंग महोत्सव, जो कि 5 दिन का फेस्टिवल है। 5 दिन में ऑलमोस्ट आपको 45 प्ले देखने को मिलेंगे। स्टेज प्ले, 20 नुक्कड़ नाटक और मोनो एक्ट टोटल मिला के हमने 103 परफॉर्मेंस रखी हैं। 5 दिन में 103 परफॉर्मेंस करने को मिलेंगे और उसमें 7 राज्य की, अलग अलग राज्य की टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुबह 9 से रात के 9 तक लगातार बैक टू बैक नाटक होते हैं। अगर आप थिएटर प्रेमी हैं तो बिल्कुल आइए नोएडा में नाटक देखने आइए। बहुत बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं आप भी, आपको बहुत शुभकामनाएं कि बहुत अच्छे से हो जाए आपका फेस्टिवल। और इस प्ले के जो खास किरदार थे गौरव राय, तो वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। सुना है सर आप जो है पेंडेमिक में थे और उसके बाद फिर अचानक से 4 दिनों में आपने इस कार्यक्रम को तैयार किया, और तो बहुत हिम्मत है, बहुत साहस है आपका, बहुत बधाई उसके लिए आपको। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, पेंडेमिक में नहीं था एक्चुअली। थोड़ी सी किडनी में प्रॉब्लम है, उसमें स्वेलिंग है, तो उसमें बीच बीच में रह के दर्द उठ जाता है। और हाँ, जैसा कि आपने बोला कि ये किरदार मैंने अभी तक जितना भी किया है, इससे बेहतर किरदार मैंने आज तक कभी परफॉर्म नहीं किया। इवन जब भी मैं इस किरदार को करता हूं तो ऐसा लगता है, क्योंकि जितने भी लोग देखेंगे उनको सबको ऐसा लगेगा कि ये किरदार उन्हीं के लिए लिखा गया है और वही परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये किरदार वही है। और इस किरदार को करने के लिए मैं अपने आप को या फिर अपने पात्रों को बधाई का पात्र नहीं मानता। इसकी लेखनी जिस तरीके से प्रियम भाई ने लिखी है और सुनील ने जैसा बताया कि इस नाटक को डायरेक्ट करने के लिए, और ये नाटक जिस बारे में है, उस लेखनी को सलाम है। मैंने जो किया, मैंने कुछ नहीं किया, वो लेखनी ने मुझे करवाया। तो लेखनी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी नाटक को करने में, नाटक को बनाने में, तो वो लेखनी ही है। बाकी हम कलाकार हैं, हम कठपुतली हैं, जिधर डायरेक्टर अपनी डोर खींचेगा उधर हम घूमते चले जाएंगे, नॉर्मल। नहीं, बहुत बढ़िया आपने जो प्ले किया मैंने देखा था और बहुत अच्छे से निभाया। कई तरह के शेड्स उसमें थे, देखने को दर्शकों को मिले और काफ़ी टची रोल था। तो बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, साची बात के साथ आप जुड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो ये थे गौरव राय जो कि मुख्य किरदार निभा रहे थे इस प्ले में, और इसी के साथ इस फेस्टिवल का समापन हो चुका है। और इसी के साथ मैं भी अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ अपने दर्शकों से विदा लेता हूं। और आगे जो है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो मैं उसमें भी आपको लेकर के चलता हूं। नमस्कार, अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे।